हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम इस वीडियो में चैप्टर 4 जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था पदार्थ, धातु और अधातु। अब इसके हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जो बुक का था सारा कंप्लीट कर लिया था। इसमें कुछ कुछ वर्ड दिए हुए थे, जैसे कि परमाणु, चालक, विस्थापन अभिक्रिया, तन्यता। तो ये सारी चीज हम क्या करेंगे, अपने शॉर्ट नोट्स में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, उसमें दिया हुआ था कि परमाणु, तो परमाणु क्या होता है, तो परमाणु तत्व का सबसे छोटी इकाई होती है। तो एक शब्द आ जाता है इसमें, क्या, तत्व। परमाणु क्या होता है कि परमाणु बोल रहा है कि तत्वों की सबसे छोटी इकाई। तो एक चीज आ गया कि ये तत्व। तो अब यहाँ समझ लेते हैं कि तत्व किसे कहते हैं। तो क्या बोलता है कि तत्व, यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके, गर्म करके अथवा वैद्युत अपघटन द्वारा अधिक विघटित नहीं किया जा सकता, वो तत्व कहलाता है। मतलब क्या कि वैसा चीज जो कि या ठंडा करके, गर्म करके, विद्युत अपघटन यानी कोई भी अभिक्रिया कर लीजिए, उससे ज्यादा वो टूट नहीं सकता, वो क्या कहलाता है, तो तत्व कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है, तो 94। तो प्राकृत में हमें पाए जाने वाली संख्या, तत्वों की संख्या कितनी है, तो 94, इससे अधिक नहीं है। ठीक है, धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का महत्वपूर्ण वर्गीकरण, तत्वों को क्या कर दिया गया है, धातु और अधातुओं में वर्गीकरण कर दिया गया है। तो फिर यहाँ समझेंगे क्या कि धातु और अधातु के रूप में तत्वों का महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। करे अधिकांश तत्व धातु है, तो जो तत्व है अधिकांश वो क्या है, तो धातु है, और शेष क्या है, अधातु। ठीक है, ज्यादा अत्यधिक हमें क्या मिलेगा, तो धातु मिलेगा, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, तो अधातु। और जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको उपधातु बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे आया धातु शब्द। तो फिर धातु को समझ लेते हैं कि धातु क्या होता है। तो हम लोगों ने कंप्लीट भी किया है, जो बुक में पढ़ा था कि धातु किसे कहते हैं। तो वो पदार्थ जो क्या होता है, कठोर होता है, चमकीला होता है, आघातवर्धनीय होता है, तन्य होता है, ध्वनिक होता है, और ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, उसको क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या कि बुक में भी पढ़ा था, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, इसकी शॉर्ट नोट, ताकि जब भी आपका एग्जाम हो तो आप जल्दी से रिवीजन कर ले, क्योंकि बुक में इतना सारा लिखा होता है तो आप जल्दी से उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे क्या कि जो पदार्थ कठोर हो, चमकीले, आघातवर्धनीय, तन्य, ध्वनिक तथा ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनमें सामान्यतः ये गुण होते हैं, तो जिनमें ये सारी गुण होती है वो क्या कहलाते हैं, तो धातु। कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कि आयरन जिसको कि क्या लिखते हैं, एफी मतलब फेरम। ठीक है, आयरन। कॉपर को लिखते हैं क्या, Cu। एल्यूमिनियम को क्या कहते हैं, Al। कैल्शियम को क्या बोलते हैं, Ca। ठीक है, अब मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं, Mg। तो ये सारी के पदार्थ क्या है, तो धातु है। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं अधातु क्या है। तो जिसमें जो धातु का गुण था, अब वो जो इसमें नहीं रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, तो अधातु। मतलब कि क्या, कठोर का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे नर्म। चमकीला का क्या होता है, चमकीला मतलब जो चमकदार हो, और मलिन मतलब क्या होता है, गंदा। ठीक है, आघातवर्धनीय हो। तो ये सारी चीज भी हम समझेंगे। ठीक है, ऐसे भी तो बुक में हम लोग ने समझ लिया है कि आघातवर्धनीय क्या है, फिर तन्यता क्या है, ध्वनिक क्या है, फिर भी हम समझेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, रिवीजन है। ठीक है, कह रहा अधातु, जो पदार्थ नर्म, मलिन, अतन्य, अध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, जिनमें ये सारी सामान्यता गुण होती है, वो क्या कहलाती है, तो अधातु कहलाती है। अधातु के कुछ एग्जाम्पल है क्या, सल्फर को क्या लिखते हैं, S। कार्बन भी क्या है, एक अधातु। कार्बन को रासायनिक नाम कैसे लिखेंगे इसका, तो C लिखेंगे। ऑक्सीजन भी क्या है, एक अधातु है, इसको क्या लिखते हैं, O। फास्फोरस को हम लोग क्या लिखते हैं, तो P लिखते हैं। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं
आगे क्या है, उपधातु। ठीक है, धातु समझ लिए, अधातु समझ लिए। अब आगे हम लोग थोड़ा सा क्या समझेंगे कि उपधातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, जिन पदार्थों में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उपधातु बोलते हैं। जिसमें धातु के भी कुछ गुण हो और अधातु के भी कुछ गुण हो तो वो क्या कहलाएगा, तो वो उपधातु कहलाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो बोरॉन को Br, सिलिकॉन को Si और जर्मेनियम को क्या बोलते हैं, तो Ge। तो ये कुछ हो गया उपधातु के उदाहरण। ठीक है, तो धातु पढ़ लिए, अधातु पढ़ लिए और उपधातु भी पढ़ लिए। अब उसमें कुछ कुछ वर्ड आए थे क्या, कि अघात वर्धनीय, तन्यता, ध्वनिक, ये सारी चीज थी। तो इसको भी समझ लेते हैं। वैसे तो हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा है। तो अघात वर्धनीय मतलब क्या होता है, कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, तो अघात वर्धनीय कहते हैं। ठीक है, तो धातु का वह गुण जिसको पीट कर क्या कर दिया जाता है, एक पतला शीट में बदल दिया जाता है, तो वो उसका कौन सा क्वालिटी होता है, तो अघात वर्धनीय। आगे आता है क्या, तन्यता। तो तन्यता किसे कहते हैं, तो धातुओं का वह गुण जिन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है। तन्यता मतलब क्या, तान कर, टानना होता है ना, तो मतलब कि उसको टान कर। ठीक है, तो धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, तो वही तन्यता कहलाता है। आगे आता है क्या, ध्वनिक। ध्वनिक किसे कहते हैं, तो धातु गायन ध्वनियां उत्पन्न करती है। मतलब क्या, कि जो धातु होती है उसमें से क्या होता है, साउंड निकलता है। तो धातु जो होती है गायन ध्वनि उत्पन्न करती है, अतः वे ध्वनिक कहलाती है। आगे था चालक किसे कहते हैं, तो चालक किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो ऊष्मा तथा विद्युत धारा को अपने अंदर से आसानी से प्रवाहित होने देती है उसे क्या कहते हैं, तो चालक कहते हैं। चालक किसे कहते हैं, एक बार और समझते हैं, कि वह पदार्थ जो अपने अंदर से ऊष्मा तथा विद्युत धारा को क्या कर देती है, प्रवाहित करने देती है। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने दे देती है, उसी को क्या कहते हैं, तो चालक कहते हैं। ठीक है, आगे है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया समझते हैं। कह रहा है कि जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उनके धातु यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित कर देती है तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या, कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है, जो अधिक क्रिया करती है, अभिक्रिया करती है, और कम अभिक्रियाशील धातु उसको क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, उसी को क्या कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हमारा इसमें इम्पोर्टेंट शब्द इतना ही था, तो हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे क्योंकि ये हमारे शॉर्ट नोट्स का है। ठीक है, आगे कुछ और चीजें दी है, नोट दिया हुआ। ठीक है, तो कुछ नोट है क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं ये सारी चीजें भी। और क्या है, कि धातु की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो धातु की प्रवृत्ति क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। धातु किस प्रवृत्ति की होती है, तो क्षारीय। ठीक है, और अधातु कैसी होती है, तो अम्लीय प्रवृत्ति। तो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा कि अ से अधातु, अ से अम्लीय। तो धातु कैसी हो जाती है, क्षारीय प्रवृत्ति के, जबकि अधातु किस प्रवृत्ति की होती है, तो अम्लीय प्रवृत्ति के। ठीक है, कह रहा है धातु क्षार से अभिक्रिया नहीं करती है बल्कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। तो पहले आपको पता है कि धातु कैसी प्रवृत्ति की होती है, क्षार। तो क्षार के साथ क्षार मिलाएंगे तो वो अभिक्रिया थोड़ी करेगी। इसीलिए क्या होता है कि धातु क्षार से अभिक्रिया नहीं करती है बल्कि किसके साथ अभिक्रिया करेगी। अब मान लीजिए कि कोई आपके घर का है तो आप उससे दुश्मनी थोड़ी करेंगे, आप दूसरे अगर कोई दूसरा है जो आपके जैसा नहीं है उससे ना लड़ाई करेंगे। तो धातु भी तो वैसा ही है, ये तो खुद क्षारीय प्रवृत्ति का है, तो ये क्षार के साथ क्यों अभिक्रिया करेगा, इसीलिए ये किसके साथ अभिक्रिया करने जाएगा, अम्ल के साथ। तो धातु क्षार से अभिक्रिया नहीं करते बल्कि किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्ल के साथ। उसी तरह अधातु किस प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो क्या बताइए, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि अम्ल तो इसी के जात का है तो इसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। इसका मतलब है किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्षार के साथ। तो यही आगे लिखा हुआ है कि अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं बल्कि क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है,
आगे आते हैं। आगे दिया हुआ है क्या, सोडियम और पोटेशियम धातु नर्म होती है, अतः इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो जो बुक में भी था वहाँ पे हाईलाइट किए था हम लोगों ने क्या कि जो धातु होती है कैसी होती है, उनका गुण होता है कठोर होना, जबकि सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु होती है जो कैसी होती है, नर्म होती है, जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। ये चीज हो गई। आगे क्या था कि पारा, जिसको क्या बोलते हैं, मरकरी, केवल ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। वास्तव में सभी धातुएं कैसे होती है, कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में, जबकि एक पारा ऐसी धातु है जो क्या होती है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। आगे देखते हैं, कह रहा है सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होती है। तो जो सोडियम होता है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इतनी नर्म होती है कि इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है कि सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है। तो जो सोडियम होती है क्या कि जल और ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि इसमें तुरंत ही ऊष्मा निकलने लगती है। इसलिए इसको क्या किया जाता है, मिट्टी के तेल में संचित करके रखा जाता है। अगर ऐसे खुले में रख दिया जाए तो ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको किस में रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में, क्योंकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। आगे क्या है कि फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। तो धातु कहेगा तो सोडियम, जबकि फास्फोरस क्या है, एक सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। तो फास्फोरस एक ऐसा सक्रिय अधातु है जो क्या करता है कि वायु में अगर खुला छोड़ दिया जाए तो ये क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए इसे क्या किया जाता है, जल में डुबा कर रखा जाता है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, जबकि फास्फोरस को किस में डुबा के रखा जाता है, तो इसको रखा जाता है जल में डुबा कर, ताकि इसमें आग ना पकड़े। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।